नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई है। भारतीय किसान यूनियन में बड़ा फेरबदल हो गया है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजेश चौहान। किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का उन्होंने दावा किया है और साथ ही उन्होंने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर महेंद्र टिकैत के सिद्धांतों पर नहीं चलने का आरोप भी लगाया है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष के तरफ से। उन्होंने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा कि महेंद्र टिकैत के सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता किया, उस पर नहीं चलने का आरोप लगाया गया। बताइए कि अब क्या ये माना जाए कि भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ों में बट गया है? नहीं, दो फाड़ हम नहीं कह सकते। हम उनके वसूल सिद्धांत से दुखी होकर के एक नए संगठन जो भारतीय किसान राजनीतिक उसका गठन किए हैं, जिसमें हमारे बहुत से किसान साथी हमारे साथ खड़े। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये मेरे राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य और मेरे तमाम भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, जो उन्होंने मुझे इसकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी। हम सब मिल करके किसान की समस्याओं की लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। किन वजहों से आप अलग हुए हैं और किन लोगों से आपको नाराजगी है? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, केवल महात्मा टिकैत के वसूल और सिद्धांतों को माननीय राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी ने उस पर चलना नहीं सिखाया, न चलते रहे। 13 में आंदोलन किए, उस आंदोलन को हम सब लोगों ने जीता। आप समझिए कि 2022 के चुनाव आए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके बीच हमेशा उपस्थित रहे माननीय राकेश टिकैत जी। एक दल से प्रभावित होकर के एक दल का प्रचार करना और एक दल का विरोध करना, ये महात्मा टिकैत और भारतीय किसान के सिद्धांत के विपरीत था। और ये चीज अगर मैं गलत कहता हूं तो आपके चैनलों पे उपस्थित रहते थे, आप स्वयं जानकार हैं। हमसे पूछने के बजाय तो आप सब बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं और कहीं ना कहीं समाज के आप आईना भी हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो महात्मा टिकैत के सिद्धांतों को आहुति दी जा रही थी, जो किसान हित में नहीं थी, उसलिए हमारे तमाम साथियों ने निर्णय लिया कि हमको किसान के हित में संगठन खड़ा करके लड़ाई को लड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात आप थोड़ा स्पष्ट करिए कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ये वही संगठन है जिसमें नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी हैं? देखिए, हम अभी तक महात्मा टिकैत के संगठन में थे और मैं माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश टिकैत जी से भी सीनियर कार्यकर्ता हूँ, उस संगठन का सीनियर सिपाही हूँ। मैं 33 साल से काम कर रहा हूँ और वो संगठन में 11 साल से काम कर रहे हैं। फर्क आपके सामने, आप स्वयं समझ सकते हैं। वरासत में जमीन जाती है, वरासत में दल और संगठन नहीं जाते। यानी कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो महेंद्र सिंह टिकैत का संगठन था, अब आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और हाँ, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का जो भारतीय किसान राजनीतिक था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं बना। मेरे तमाम साथियों ने, तमाम पदाधिकारियों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी और मैं बाखूबी किसान हित में इस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा। अब नरेश टिकैत जो कि अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं और अभी अध्यक्ष हैं भी, तो वो क्या उन्हें बाहर माना जाए? नहीं, मैं बिल्कुल बाहर की बात नहीं करता हूँ। वो उनका अध्यक्ष कैसे रहेंगे? नहीं, वो उनका अपना अलग संगठन है, उनका भारतीय किसान यूनियन, मेरा भारतीय किसान राजनीतिक है। बिल्कुल। यानी कि ये नया संगठन बनाया है या वही संगठन? नहीं, नया संगठन है। नया संगठन है, नो कंट्रोवर्सी। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल यानी सोमवार को भी होना है। यह सर्वे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के बीच किया जाएगा। उम्मीद यह जताई जा रही है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। आज भी करीब 3.5 घंटे तक सर्वे किया गया। सर्वे टीम ने मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की। इसके अलावा ज्ञानवापी की छत से लेकर तालाब की भी पड़ताल की गई। कुल मिलाकर अब तक 80% सर्वे पूरा हो चुका है और हिंदू पक्ष का कहना है कि उनका दावा और मजबूत हुआ है। जो भी हुआ सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे से हुआ। नहीं, कल सर्वे करने की नौबत क्यों सर? भाई कमीशन हो रहा है तो देर लगेगी। पूरा सर्वे हो गया क्या? भैया उधर से दबा के रखो, बैरिकेड को गिर जाएगा। कल फिर 8 से 10 होगा। कल फिर 8 से 10 नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो
जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का जी जी बिल्कुल, जैसा लग रहा होना चाहिए। लगभग पर हम लोग पहुंच गए हैं। किसने सुरंग का जिक्र आपसे किया? हमने एक बात कह दिया, कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। शूट करने के बाद मेमोरी कार्ड हम लोग जमा कर देते हैं, वहीं का वहीं रोज नया मेमोरी कार्ड लेते हैं और वहाँ जमा कर देते हैं। जी कल के लिए सर कार्रवाई का समय 8 से 12 आप लोगों को मालूम है। क्यों नहीं पूरी हो पाई सर? सर ये कमिश्नर महोदय का आदेश होता है, जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ हम लोग किया जाता है। और चलिए आपको दूसरे दिन के सर्वे से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि क्या बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं। आज दूसरे दिन के सर्वे में क्या क्या सर्वे किया गया, क्या क्या बड़ी बातें सामने आई हैं और कहां कहां पर वीडियोग्राफी की गई है। आज के सर्वे की बड़ी बातें हैं कि करीब 3.5 घंटे तक आज सर्वे चलता रहा। इस दौरान नक्काशीदार आकृति, धार्मिक आकृतियां वहां पर मिली हैं। इसके अलावा मस्जिद के अंदर मलबा भी मिला है, यह एक बड़ी बात सामने आई है। गुंबद का 1 घंटे तक आज सर्वे किया गया। 3.5 घंटे में 1 घंटे का सर्वे गुंबद को लेकर किया गया। आंगन के हिस्से की भी वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके अलावा पहली मंजिल के कमरों का भी आज सर्वे किया गया है। तो आज के सर्वे की बड़ी बातें हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि तालाब के हिस्से में सर्वे का काम पूरा हो गया है। मतलब कल जब सर्वे टीम वहां पर जाएगी तो तालाब के हिस्से का सर्वे नहीं होगा। तहखानों के सर्वे को लेकर भी अपडेट यह है कि काम पूरा हो चुका है। छत के हिस्से का भी सर्वे पूरा हो चुका है। सुरंगनुमा तहखानों की वीडियोग्राफी भी आज करवाई गई है। तो ये बड़ी बातें रही हैं जो आज सर्वे के दौरान सामने आई हैं। हालांकि सब कुछ बहुत गोपनीय रखा जा रहा है, सब कोर्ट के भीतर पेश किया जाएगा, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बड़ा दावा किया है। कुलपति तिवारी के मुताबिक खतौनी में मंदिर की जगह मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना नाम चढ़ाया गया। सबूत के तौर पर डॉक्टर कुलपति तिवारी ने खसरा खतौनी की तस्वीरें भी साझा की हैं और साथ ही कुछ और तस्वीरें होने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री कुलपति तिवारी, डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक बड़ी इस पूरे सर्वे पर एक बड़ी खुलासा कुलपति तिवारी जी न्यूज़ 18 पर करने जा रहे हैं। गुरुजी, ये तस्वीर पहले मैं समझना चाहूंगा, फिर वो खसरा खतौनी जो आपके पास मौजूद है। ये जो 154 साल पहले विश्वनाथ जी के मंदिर का पूरा जो है, ये आपको नक्शा देखिए, ये है मंदिर, ये हमारा देख रहे, ये मंदिर है विश्वनाथ जी। ये देखिए ये है तारकेश्वर महादेव, ये रानी भवानी, ये आप देखिए चारों तरफ ये छतनुमा, ये छतनुमा है मंडप ज्ञानवापी का, जो जिसको फिलहाल मुस्लिम पक्ष मस्जिद बता रहा है। और ये देखिए पूरा पीपल का पेड़ है, इसी के नीचे श्रृंगार गौरी माँ श्रृंगार। ये देखिए नंदी का मुख है, नंदी का मुख देखिए, ये प्राचीन काल में ऐसे लैंप लगते थे। ये देखिए पुराने लैंप, और इस तरह की छतरी हुआ करती थी, देखिए वो यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ये देखिए, यह भगवान का ये मंदिर है, यहाँ पे देखिए लोग जो है नंदी भगवान, वही नंदी है गुरुजी जो प्रतीक्षारत है, जो ज्ञानवापी परिसर सामने है। जी जी वही मंदिर है। इसके लिए दावा करता है हिंदू पक्ष की ये जो मस्जिद है वही मंदिर था और ये उसी के नंदी। हिंदू सारे सनातनी इसको देखना चाहते हैं कि बाबा का मंदिर खुल जाए। बाबा का मंदिर की नंदी जो है बहुत दिन से मुख लगाए बैठे हैं, मेरे जो है भगवान जिनका मैं सेवक हूँ वो कहाँ है। उनको देख निहारते निहारते इस स्थिति में पहुंच गए हैं और ये वृद्ध होते जा रहे हैं और इनको हमारे नंदी भगवान को न्याय नहीं मिल रहा है। गुरुजी, मैं वो कागज भी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आप खसरा खतौनी दिखा रहे हैं ज्ञानवापी। देखिए बड़ी खबर है ये ज्ञानवापी परिसर की खसरा खतौनी, बहुत पुरानी, क्योंकि महंत परिवार आप हैं, आप ही के पूर्वज इस पूरे मंदिर की जो महंत की श्रृंखला रही है, महंत की जो वो रही है, वो आप ही के परिवार में मौजूदा महंत आप हैं। तो गुरुजी ये आपके परिवार में था ये कागज? ये देखिए मंदिर है, मंदिर ये खसरा खतौनी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। संवादी बंदोबस्त मौजा कोतवालपुर परगना देहात अमानत हलील वाजिल बनारस। यानी कि ये कब की खतौनी है गुरुजी? ये है 1880 की। 1880 की खतौनी, एक्सक्लूसिव खतौनी 1880। हाँ गुरुजी, ये मंदिर है, इसके अंदर नाम चढ़ा लेते हैं हकीकत मुस्तफा बंधु वगैरह पर, जिसको कटवा फिर जो काट के मिजान ये हुआ।
फिर अच्छा, ये देखिए पहले मंदिर था खतौनी में, फिर वो काट के मतलब ट्रांसफर हुआ, संक्रमणी चूंकि प्रॉपर्टी बनी, इसका मतलब एक तरीके से टाइटल ट्रांसफर हुआ, टाइटल ट्रांसफर हुआ। जी। और उसके बाद हमारी जो है पूर्वज थी लक्ष्मी कौर, ये 1842 में लक्ष्मी कौर हमारी जो मुसम्मा थी उसमें कोई नहीं मानता, तो इन्होंने इनके नाम ट्रांसफर हो गया, जो आज तक हमारे हाथ में चला रहा है मंदिर का। ये मंदिर पूरा है। जी जी जी। तो गुरुजी इस वक्त इसकी क्या स्थिति है खसरा की, किसके नाम पर है गुरुजी? ये मंदिर के है? ये मंदिर के नाम पर है। इन लोगों ने जबरदस्ती उसको जो है, चूंकि ये मुसलमान भाई उर्दू के जानकार होते थे, हिंदू जानकार, ये अपने ढंग से जो चाहते पढ़ते हैं। और उस समय जो अंग्रेज शासक थे, क्योंकि मुगल का अंग्रेजों का शासनकाल, तो जो कहते थे उस पर अंग्रेज दस्तखत करता। 1819। जी जी जी। गुरुजी ये क्या लिखा है, क्या रेट लिखे हैं, क्या लिखा है? ये इतने बिस्से इतने डिसमिल में है। अच्छा, कितने बिस्से कितने डिसमिल? 4 बिस्सा है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी यहां 144 करोड़ की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और नए गोरखपुर का भी निर्माण हो रहा है। इसके लिए गोरखपुर शहर में बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। 4 लेन हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों और समाज को बांटने वालों को जनता ने नकार दिया है। कि लोगों ने उन तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया। विकास की इन तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा, मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदवा तक ये मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए, इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना है। तो सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं और यहां पर हिंदू सेवा आश्रम में उन्होंने राज्य के कोने कोने से आए फरियादियों की फरियाद भी सुनी। बता दें कि यहां हजारों की तादाद में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुंडका में हुए हादसे से नोएडा में सरकारी अमले ने कोई सबक नहीं लिया है। न्यूज 18 ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया तो जिला अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरीके से फेल मिला। यहां हर रोज 3 से 4 हजार मरीज पहुंचते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम यहां पर काम नहीं कर रहा था। जिला अस्पताल के पास फायर एनओसी भी नहीं है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पड़ताल करने के लिए आज जिला अस्पताल पहुंची है। जिला अस्पताल में करीब 3 से 4 हजार मरीज रोजाना यहाँ पर ओपीडी में आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। ऐसे में यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या स्थिति है, क्या यहाँ जो मरीज आते हैं या आमजन आते हैं उनकी जान खतरे में है या सुरक्षित, इसकी पड़ताल करने हम पहुंचे। और आइए अब आपको सच दिखाते हैं, यहाँ पर आखिर फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना दुरुस्त है, मॉक ड्रिल्स यहाँ की जाती हैं या नहीं की जाती है, तमाम सवाल हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए कितनी चौंकाने वाली है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये सेफ्टी टैंक कहलाता है। सबसे ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे ये टैंक से, यहीं से पानी फ्लोट होगा। सबसे पहले जब आग लगेगी तो जो इंटरनल सिस्टम है वो कितना दुरुस्त है, कितना काम करता है, ये पहली चीज देखने वाली होती है। लेकिन जब हम सबसे पहले सिस्टम पर पहुंचते हैं तो देखिए जंगनुमा ये इक्विपमेंट दिखाई देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, आखिर कितना दुरुस्त है जिला अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम। इसके बाद अब हम आपको यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है, पंप की भी स्थिति दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये रस्सी और पन्नियों से बांधा गया है। जाहिर तौर पे जब प्रेशर नहीं पहुंचेगा तो नीचे पानी ठीक नहीं फ्लोट करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फायर फाइटिंग सिस्टम कितना कारगर है, कितना नहीं।
अब यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीर है जिसमें जूते, पन्नी और तमाम अन्य सामान भरा हुआ है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ से गायब है। यानी जो सिस्टम होता है, जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा जो ट्यूब्स होती हैं, वाटर ट्यूब्स, पानी की ट्यूब्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ से गायब हैं। जब इस बारे में कार्यवाहक सीएमएस से बात की गई तब उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल यहां से शिफ्ट होना है और फायर सिस्टम को ठीक करने में करीब 1.5 करोड़ का खर्च आएगा, इसलिए ये नहीं किया जा रहा है। वो उसको ठीक कराने में लागत ज़्यादा आ रही है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास की। और क्योंकि ये अस्पताल हमारा जो कोविड-39 में अस्पताल बना हुआ है, जो कोविड अस्पताल के रूप में चल रहा है, तो जल्दी ही यहाँ से ये अस्पताल वहाँ शिफ्ट होने की बात है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इतने बड़े खर्चे को हम नहीं उठा रहे। तो जो छोटे वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो लगे हुए हैं और उनके जो केमिकल्स वगैरह हैं वो सब अपडेटेड हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर जिला अस्पताल में मरीज के लिए आई एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद कर्मचारी और तीमारदार एम्बुलेंस को धक्का मारते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मरीज को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर करना था। एम्बुलेंस जब पहुंची तब वो स्टार्ट नहीं हो पाई। कर्मचारियों और मरीज के तीमारदारों ने एम्बुलेंस को धक्का दिया, लेकिन वो तब भी स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया और मरीज को भेजा गया। उधर यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की कवायद तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद एसीएस ने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को सुधारने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि डॉक्टर्स की उपस्थिति और टाइमिंग बोर्ड पर दर्ज की जाए। इसके अलावा ओपीडी और दवा वितरण काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी अस्पतालों का सीसीटीवी लखनऊ से मॉनिटर किया जाएगा। सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल की सभी मशीनें प्रॉपर तरीके से काम करें, यह भी सुनिश्चित किया जाए। खबर हापुड़ से, जहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग के चलते 11 बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने रात में रोटी और दाल चावल खाया। इसके कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी होने लगी, तो विद्यालय के स्टाफ ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने के बाद डीएम और दूसरे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया गया। फिलहाल सभी बच्चों की तबीयत अब ठीक है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।